नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली खबर का रुख कर लेते, जहां नए भारत के नए रेलवे स्टेशन आपसे कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। जी हां, दरअसल 103 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है ये अमृत भारत योजना के तहत। और इसके जरिए हालांकि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य 1300 रखा गया है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। और इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां व्हाइट हाउस में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है और ट्रंप की एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ ये बहस हुई है। आखिर किस मामले को लेकर ये बहस हुई है, क्यों ये बहस हुई है, और इस बहस की वीडियो भी आपको दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर में। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है बानू को बुकर प्राइज दिया गया है। कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, और उनको आखिर किस उनकी लेखक के लिए ये प्राइज दिया गया, क्योंकि एक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो इतिहास बानू मुश्ताक की तरफ से रच दिया गया है। क्या है ये इतिहास और क्या प्राइज मिला, किस लिए मिला, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से आपको। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अमृत भारत योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशनों को भारत को सौंपेंगे, राष्ट्र को सौंपेंगे। और विकसित भारत का ये संकल्प है। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड में एक तस्वीर है। एक तस्वीर पुराने रेलवे स्टेशन की है और दूसरी तस्वीर नए रेलवे स्टेशन की, कि किस तरीके से सीहोर रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प हुआ है। हालांकि ये सिर्फ अभी एक झांकी है, इसके बाद हम एक एक करके वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर ये पूरा कायाकल्प हुआ है, क्योंकि विकसित भारत 2047 का ये लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में कोने कोने से चीजें इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। कोने कोने का विकास होगा और उसी के तहत इन रेलवे स्टेशनों का भी विकास किया गया है। आइए सबसे पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर जो नए रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तीसरी तस्वीर तमिलनाडु की आप देख रहे हैं, चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान की, साथ ही 5वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की, और 6ठी तस्वीर मध्य प्रदेश के ओरछा की। तो किस तरीके से अमृत स्टेशन के तौर पे इन सभी रेलवे स्टेशनों को लगातार इस वक्त विकसित किया जा रहा है और आज इन सभी रेलवे स्टेशनों को सौंपा जाएगा राष्ट्र को। फिलहाल ये 6 तस्वीरें बिहार का एक ही रेलवे स्टेशन है, पश्चिम बंगाल का पानागढ़ रेलवे स्टेशन है, साथ ही ये तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन, और मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम ये अमृत स्टेशन जो कि अब बन चुका है, कर्नाटक का गोकक रोड अमृत स्टेशन, और साथ ही राजस्थान का मंडलगढ़ अमृत स्टेशन। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग रेलवे स्टेशन की भी हम आपको इसमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले की क्या तस्वीर थी और अब आज रेलवे स्टेशन जब विकसित हो चुके हैं तो उसके बाद में किस तरीके की तस्वीर हमें नजर आई है। लेकिन इसके साथ ही आप ये तस्वीर देखिए रेलवे स्टेशन का किस तरीके से कायाकल्प हुआ है। लास्ट लगाव ये रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र का। पहले ये रेलवे स्टेशन ऐसा था और उसके बाद अब उसको जब बदल दिया गया, पूरा विकसित किया गया, तो उसकी ये नई तस्वीर, बदली हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। तमाम सुविधाओं से ये रेलवे स्टेशन लेस है, यानी कि जो भी यात्री वहां पर पहुंचेंगे उनको ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी। अगला स्टेशन है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। पहले स्टेशन ये इस तरीके का नजर आता था, लेकिन अब कायाकल्प होने के बाद में देखिए कितना भव्य ये रेलवे स्टेशन अब नजर आ रहा है। तो पहले में और अब में कितना अंतर है वो इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु का ये स्टेशन है सामलपट्टी, जो पहले एक बंजर जगह की जगह तरह दिखता था, लेकिन अब की आज की अगर हम बात करें तो एकदम भव्य रूप इसे दिया गया है। सीहोर जंक्शन है मध्य प्रदेश का, वो पहले कैसा दिखता था लेकिन अब आज कितना आलीशान और भव्य रूप ये स्टेशन ले चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ओरछा स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये ओरछा स्टेशन, और साथ ही अब कहीं ना कहीं हम देखें तो संस्कृति से रेलवे स्टेशन जो है वो जुड़े, क्योंकि स्टेशन डिजाइन में अब स्थानीय जो पहचान है वहां की वो अब नजर आएगी। भवनों में विरासत और वास्तुकला की जो झलक है वो हम सभी को नजर आएगी। जो भी रेलवे स्टेशन है वो जिस जगह का है उसकी पहचान को वो कहीं ना कहीं उजागर करेगा।
यात्रियों को सांस्कृतिक एहसास इन रेलवे स्टेशन के जरिए आगे आने वाले समय में मिलेगा। नए शहर के केंद्र के रूप में इन रेलवे स्टेशनों को हम देख सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत का ये लक्ष्य 2047 का रखा गया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत में हर एक कोने का विकास किया जा रहा है। 2030 तक रेलवे स्टेशन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हर स्टेशन तकनीक और परंपरा का संगम बनता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपको संस्कृति की भी झलक दिखेगी, परंपरा वहां आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन डिजाइन में स्थानीय जो पहचान है वो सीधे तौर पर नजर आएगी। लेकिन आखिर ये अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, कब ये योजना आई, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये संस्कृति से रेलवे स्टेशन तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये अमृत योजना जो है उसके जरिए नया रूप स्टेशनों को दिया जा रहा है। फरवरी 2023 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1300 से ज्यादा स्टेशनों का जो पुनर्विकास है वो इस वक्त किया गया है। और किस तरीके से ये पुनर्विकास हुआ है उसकी एक झलक, छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई है, क्योंकि 103 स्टेशन है और साथ ही अगर हम आगे लक्ष्य के तौर पे देखें तो 1300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। तमाम सुविधाएं आपको इन रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी। प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम जो है वहां पर भी अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। इसके साथ ही बहुभाषीय साइन बोर्ड आप वहां पर नजर आएंगे, लगाए जाएंगे ये तमाम चीजें, और साथ ही सिटी सेंटर जैसे विकसित स्टेशन खाने पीने की भी दुकानें वहां पर देखने को मिलेगी। आखिर ये स्कीम क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है वो आपको मिलेंगी। 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऊर्जा कुशल लाइट्स और उपकरणों का ये उपयोग है। साथ ही हरित ऊर्जा को भी इन स्टेशन के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। 1300 से ज्यादा स्टेशन है जिनको इस वक्त विकसित किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अगर आज की हम बात करें तो आज 103 स्टेशनों को राष्ट्र को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन स्टेशनों को राष्ट्र को सौंपेंगे। लेकिन इन स्टेशन की अगर हम बात करें तो मुफ्त वाईफाई की सुविधा यहां पर यात्रियों को मिलेगी। संस्कृति से जुड़े हुए ये तमाम रेलवे स्टेशन होंगे, अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए उस क्षेत्र की, उस राज्य की पहचान को ये स्टेशन दिखाएंगे। साथ ही स्टेशन डिजाइन में अगर हम देखें तो स्थानीय पहचान जो है वो भी नजर आएगी। भवनों में झलकेगी विरासत और वास्तुकला की, और साथ ही यात्रियों को इससे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एहसास होगा। स्टेशन अब नए शहर के केंद्र बनते हुए नजर आएंगे। 2030 की अगर हम बात करें तो 2030 तक रेलवे का लक्ष्य रखा गया है शुद्ध शून्य उत्सर्जन, और हर स्टेशन को तकनीक और परंपरा का ये संगम हम सभी को आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, लक्ष्य आर्य, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लक्ष्य, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो विकसित स्टेशन किए गए हैं, जो बदलाव है वो हम सभी को देखने को मिलेगा। कुल 103 रेलवे स्टेशन है जो आज राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे बदलाव के। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो देशनोक के अमृत स्टेशन है उसके साथ ही साथ में 103 अमृत स्टेशनों का प्रधानमंत्री न केवल लोकार्पण करेंगे, अभी तो शिलान्यास भी करेंगे। ये जो पल है, ये जो आज का दिन है, न केवल बीकानेर की धरती के लिए अहम है बल्कि भारतीय रेल के लिए भी अहम बना हुआ है। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि जो विश्व स्तरीय सुविधाएं भारतीय रेल अपने यात्रियों, अपने पर्यटकों को अब देने का प्रयास कर रहा है वो अहम है। जहां एक और भारतीय रेल तकनीक के साथ में विरासत का सफर करने के लिए तैयार है, एक और जहां पे यात्रियों को, पर्यटकों को तकनीक से युक्त बेहतरीन विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां वाईफाई का उनकी सुविधा मिल पाएगी, जहां पे बेहतर प्रतीक्षालय यानी वेटिंग रूम बनाए गए हैं अमृत स्टेशन पे, तो वहीं दूसरी ओर विरासत का सफर भी भारतीय रेल अब तय करेगी। यानी जो अमृत स्टेशन पूरे भारतवर्ष में बनाए गए हैं उनको उनकी उसी क्षेत्र के विरासत के, उसी की वास्तुकला से जोड़ने का प्रयास भारतीय रेल करती नजर आ रही है। मैं बात करूं देशनोक के स्टेशन की, तो देशनोक के स्टेशन में इस प्रकार की जो बीकानेर है, बीकानेर क्षेत्र में लाल पत्थर यहाँ की वास्तुकला का एक अहम भाग है। उसी प्रकार से देशनोक की वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए बीकानेर की वास्तुकला और यहाँ की इतिहास को ध्यान में रखते हुए करणी माता मंदिर का भी यहाँ पे चित्र लगाए, उनको पेंट के रूप में हमें दर्शाया गया है। वहीं जो लाल पत्थर का स्टेशन के पुनर्विकास में जो प्रयोग किया गया है वो बीकानेर की विरासत को भी दर्शाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो मुंबई से, बीकानेर से मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, इसका प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को भी रवाना करेंगे। तो लगातार दिखा जा सकता है कि न केवल रेल की विकास परियोजनाएं, विभिन्न विकास परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से सौगात देश को देने वाले हैं। वहीं जो अहम है कृतिका यहाँ पे, क्योंकि जो देशनोक है यहाँ पे
करणी माता मंदिर में भी प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं जो देशनोक के करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो जो हम जब कल मौजूद थे मंदिर में तो हमारी बात हुई, वहां के श्रद्धालुओं से बात हुई, दर्शनार्थियों से बात हुई, वो इतने उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करते हैं। वहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में टेररिज्म को, इसके साथ ही लक्ष्य हम चाहेंगे कि एक बार आप वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस तरीके से बदलाव की जो ये बयार है वो बहती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को अनुरोध करूंगा कि पीछे दिखाएं किस प्रकार से जो स्टेशन है, ट्रेन पीछे खड़ी हुई है। इसी ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर बीकानेर से मुंबई जाने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो स्टेशन है उसको हाईटेक रूप से तैयार किया गया है, विश्व स्तरीय रूप से उसको तैयार किया गया है, उसको पुनर्विकसित किया गया है। वहीं सामने जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आम जन है वो प्रधानमंत्री की राह निहारते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सामने आम जन की बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जिस प्रकार से देशनोक पधारेंगे, पहले करणी माता मंदिर वो जाएंगे, करणी माता मंदिर के बाद में उनका जो देशनोक का रेलवे स्टेशन है वहां उनके आने का कार्यक्रम है। स्टेशन पे आके न केवल देशनोक रेलवे स्टेशन अपितु 103 रेलवे स्टेशन भारत के जो अमृत स्टेशन जिनको विकसित किया गया है उनकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में देश को देंगे। साथ ही साथ में जिस प्रकार से जो आम जन है वो भी उत्साहित नजर आ रहा है। जो अहम बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस ब्रीफिंग करी, उन्होंने कहा कि अगले 8 महीनों में 100 स्टेशन और तैयार किए जाएंगे। वहीं 2027 तक भारत में 500 स्टेशन तैयार किए जाने की योजना है। तो देख सकते हैं कि जो भारतीय रेल है वो तकनीक के साथ में विरासत का सफर तय करने में पूर्णतः तैयार है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही लक्ष्य अगर हम सीधे तौर पर देखें, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से भी आपने बात की होगी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है इस अमृत स्टेशन को लेकर? और साथ ही आप ये भी बताइए कि क्या कुछ अहम सुविधाएं वहां पर पहुंचने वाले यात्रियों को आगे आने वाले समय में मिलेंगी? बिल्कुल, जैसे प्रकार मैंने बताया आपको कि जो यहाँ के लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, बीकानेर के लोग हैं, कल जब हम करणी माता मंदिर में मौजूद थे तो कुछ अहम बिंदु हैं, कुछ अहम बातें हैं जो उन्होंने हमसे साझा की। पहली चीज, जिस प्रकार से न केवल ये स्टेशन का विकास है अपितु पूरे देशनोक, पूरे बीकानेर का भी विकास है। न केवल जो पूरे भारत भर से, विश्व भर से जो लोग, जो पर्यटक, जो यात्री देशनोक में करणी माता दर्शन करने आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, अपितु जो विश्व भर से पर्यटक बीकानेर का संस्कृति देखने आते हैं उनको भी देशनोक अब पहुंचने में आसानी होगी। बात की जाए सुविधाओं की, जहां एक और वाईफाई की सुविधा लगाई गई है, वहीं बेहतर प्रतीक्षालय यानी जो वेटिंग रूम है उनको विकसित किया गया है, उनको और बेहतर किया गया है, उनको एयर कंडीशन किया गया है। साथ ही साथ में जो अहम बात है कृतिका, यहाँ पे जो भारतीय रेल है, मैंने कहा कि आपको तकनीक का और विरासत का सफर तय भारतीय रेल कर रही है, परंतु एक और यहाँ अहम बात है, जो प्रकृति संरक्षण है जो बिंदु है वो भी भारतीय रेल से अनछुआ नहीं है। भारतीय रेल का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि जो सीमावर्ती जिलों में जिस प्रकार से उनको भारतीय रेल के जो स्टेशन हैं, जो सीमावर्ती जिलों में भारतीय रेल के स्टेशन हैं उनको विकसित किया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उनको न केवल तकनीक से जोड़ा जाए, विरासत से जोड़ा जाए, अपितु जो प्रकृति संरक्षण है, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा जल संकट देखा जाता है, परंतु जो बीकानेर की देशनोक का स्टेशन है यहाँ पे जल संरक्षण के साथ में सौर ऊर्जा और हरित क्षेत्र का प्रबंधन भी किया गया है। तो लगातार जो विभिन्न सुविधाएं हैं, न केवल उससे ये स्टेशन लैस नजर आ रहे हैं, अपितु जो प्रकृति है, प्रकृति संरक्षण है, जो सौर ऊर्जा विकसित किया जा रहा है, उसी के साथ में जो अनेक बिंदु हैं, जो पैरेलली जो बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी विकसित करने का प्रयास भारतीय रेल करती नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो विकसित भारत का ये लक्ष्य है 2047 का, और 2047 तक इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत के हर एक एक कोने के अहम योगदान देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एक करके सभी स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है, हर जगह का कायाकल्प हमें देखने को मिल रहा है। न सिर्फ शहर बल्कि गांव-गांव का कायाकल्प इन दिनों देखने को मिल रहा है। लक्ष्य है बिल्कुल, क्योंकि जो सुदूर गांव हैं, जो स्टेशनों पे कुछ जो आम सुविधा है वो पहुंचना तक मुश्किल था, तो जो आम जन है
गत वर्षों में जब से केंद्र सरकार में मोदी सरकार की इस प्रकार से लगातार प्रयास रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित करने के प्रयास रहे हैं, उसी के साथ में जो भारतीय रेल है वो भी बेहतरीन सुविधा देने के प्रयास लगातार करती नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि लगातार जो गत 5 से 10 वर्षों में भारतीय रेल को विकसित करने के साथ ही जो स्टेशन है, इस स्टेशन को विकसित करने का भी प्रयास लगातार भारतीय रेल करती नजर आई है। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो सुदूर गांव है, सुदूर गांव की जो स्टेशन जहां पे मूलभूत सुविधा भी मिलना मुश्किल होता था, आज वहां पे विश्व स्तरीय सुविधा भारतीय रेल देती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और लगातार नजर हमारी खबरों पर बनी रहेंगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप बने रहिए हमारे साथ। Sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और पलक्कड़ के शोधार्थियों ने समुद्र के भीतर होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया है समुद्री व्हीकल। तो जन भागीदारी से नून नदी को मिला है पुनर्जीवन। दिखाएंगे आपको युवाओं के नवाचार भी कैसे दिव्यांग स्नेही रैंप हुआ है तैयार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहते हैं कि जिंदगी में आसमान को छूने की या कामयाबी पाने की कोई उम्र नहीं होती, और इस बार इसे साबित किया है कर्नाटक की 77 साल की एक लेखिका ने। जी हाँ, कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद कर्नाटक के हासन में खुशी की लहर। दरअसल कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार हासिल किया है, ये जीता है उन्होंने, और ये पुरस्कार उनकी शॉर्ट स्टोरी संग्रह हृदय दीप यानी कि हार्ट लैम्प के लिए मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बानू मुश्ताक पहली कन्नड़ लेखिका भी बन गई है जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आखिर क्या है, जो पुरस्कार इस वक्त बानू मुश्ताक को दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बानू मुश्ताक को मिले पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदु। तो बानू मुश्ताक को ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, जिन्होंने 77 साल की उम्र में ये इतिहास रचा है, और साथ ही लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए ये बुकर प्राइज उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बुकर प्राइज से अब उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है कहीं ना कहीं, और 1990 से लेकर 2023 के बीच 12 लघु कथाओं का ये पूरा संग्रह है, जो इसे हार्ट लैम्प हम कहते हैं। हार्ट लैम्प का नाम इस वक्त दिया गया है। इसके साथ ही कन्नड़ भाषा की पहली किताब बुकर से सम्मानित इस वक्त ये लेखिका हुई है बानू मुश्ताक। बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका भी इसी के साथ वो अब बन चुकी हैं, वो दूसरी महिला बन गई है। लेकिन कन्नड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो वो पहली महिला। इसके साथ ही आखिर ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार क्या है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साहित्य के लिए ये मिलने वाला ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो साहित्य के लिए दिया जाता है। हर साल उपन्यास या फिर लघु कथा संग्रह के लिए इस प्राइज को दिया जाता है, जो इस बार बानू मुश्ताक को मिला है।
इसके साथ ही किसी भी भाषा में उसका अंग्रेजी में अनुवाद जरूरी है, वो चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी अनुवाद होकर के यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना भी इसका जरूरी है, तभी ये पुरस्कार मिलता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विजेता को 50,000 पाउंड की धनराशि भी इसके जरिए दी जाती है। इसके साथ ही लेखक और अनुवादक को पुरस्कार राशि बराबर दी जाती है, यानी कि जो इस किताब को, इस कहानी को जो अनुवाद करता है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय लेखिका ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है पूरे देश में और पूरे विश्व में। बानू मुश्ताक बुकर जीतने वाली दूसरी भारतीय बनाई है। 2022 में गीतांजलि श्री ने ये बुकर प्राइज जीता था। 2022 की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देखें तो दूसरी महिला अब ये बन चुकी हैं बानू मुश्ताक। हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, तो वो पहली महिला थी और बानू मुश्ताक दूसरी महिला। रेत समाधि पहली हिंदी और भारतीय भाषा की एक किताब थी जिसका इंग्लिश में भी यानी कि अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था और उसको वहां से पुस्तक को लेके भी आया गया था। साथ ही अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। साल 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था और अब साल 2025 में ये पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है। उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था उस दौरान। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारत की जो महिलाएं हैं वो लगातार परचम लहराई हैं और एक बार फिर से ये परचम लहराया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हार्ट लैम्प की कहानियों को दीपा भारती ने अनुवाद किया था और उनको भी कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर पुरस्कार दिया गया था। तो आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहते हैं और अब जो वो खबरों में बने हैं दरअसल उसका एक वीडियो इस वक्त सामने आया है। इस वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दें कि ट्रंप का जो व्हाइट हाउस में एक बार फिर से आक्रामक अंदाज देखने को मिला है। पहले ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बहस करते नजर आए थे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भिड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के इरादे से राष्ट्रपति रामाफोसा 19 मई को वॉशिंगटन पहुंचे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनकी ऐसी तरीके से उनको जलील किया कि पूरी दुनिया ने देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने गोरे किसानों की हत्या का ऐसा मुद्दा उठाया कि सिरिल रामाफोसा से उनकी जमकर तीखी बहस भी होने लगी। आपको बता दें कि ट्रंप की मीडिया के सामने किसी विदेशी नेता के साथ ये दूसरी बड़ी बहस थी। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप और रामाफोसा के बीच तीखी नोकझोंक और बहस की ये वीडियो। तो ये वीडियो आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा मामला उठाया था। हालांकि जब इस बैठक की शुरुआत हुई थी, इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी तो बड़ी दोस्ताना अंदाज में हुई थी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सारी लाइटों को बंद कर दिया जाए और लाइट बंद करने के बाद में वीडियो जब दिखाई गई तो उस वीडियो से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब सामने आया और उसके बाद में तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली है। व्हाइट हाउस में सीधे तौर पर हम देखें तो ट्रंप का ये वीडियो अटैक है। ट्रंप ने लाइट बंद करके इस वीडियो को चलवाया। इस वीडियो ने वहां पर मौजूद जो मीडिया थी और साथ ही जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा। वीडियो में व्हाइट क्रॉस और भड़काऊ भाषण कहना कि सीधे तौर पर देखने को मिला और साथ ही उनको कहा गया कि ये व्हाइट फार्मर्स की कब्रें हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? इससे पहले अगर हम देखें तो ज़ेलेंस्की जब पहुंचे थे तो उनके साथ तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिली थी और अब जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे रामाफोसा तो उनके साथ भी इसी तरीके की ये बहस देखने को मिली है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनयिक जो प्रयास है उसकी एक खास पहचान हो गई है कि वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो विदेशी नेता आते हैं उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मुखातिब होते हैं और उसके बाद जो बात की बातें होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो सामने वाले को इस तरीके से कर देते हैं जलील, इतने तर्क वितर्क हो जाते हैं कि उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है। तो यही उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया था और यही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ किया है। देखिए, वो इतिहास की परतें उखाड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप
और इतिहास को सामने रख के उनके नेता से बात करते हैं। हालांकि ये सारी बातें अंदर बैठक में भी हो सकती थी। उन्होंने वीडियो दिखाया अफ्रीकी फार्मर का। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि जनवरी में, इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में एक कानून पारित हुआ था जिसमें था कि एप्रोप्रिएट जो एक्शन है लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की पूरी जमीन एक खास व्हाइट लोगों के फार्मर्स के हाथों में है। तो सिरिल रामाफोसा का प्रयास ये था कि उनको कंपेंसेशन देके जो और ब्लैक लोग हैं उनके हाथों में भी पहुंचाया जाए खेत, ताकि वो लोग भी कृषि करें। एक मामला था। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, बिना कंपेंसेशन दिए हुए आप ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने व्हाइट फार्मर्स के हत्या की बातें कही। रामाफोसा का कहना था कि हमारे यहाँ 70,000 80,000 हत्याएं हो जाती हैं, अपराध की घटनाएं होती हैं, और उसमें जो व्हाइट फार्मर्स के खिलाफ अपराध है वो महज 60-70 है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और दो चीजें हैं जो ट्रंप को बराबर परेशान करती है, जो लोगों का कहना है। एक तो है कि इजराइल के मसले पे दक्षिण अफ्रीका ने काफी कड़ा स्टैंड लिया था। उन्होंने इजराइल के मसले पे कहा था कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है गजा पट्टी में। इसके बाद मार्च में जो दक्षिण अफ्रीका के राजदूत हैं उनको निकाल दिया गया था वहां से, अमेरिका से। तो एक ये गुस्सा है। उसके अलावा चूंकि ये दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है और ब्रिक्स का एक सम्मानित सदस्य है, और ट्रंप का गुस्सा आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रिक्स पे उनकी काफी पैनी नजर आती है। और ब्रिक्स को तो उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे दी थी कि जो लोग अगर डॉलर का डी-डॉलराइजेशन करेंगे तो उनके साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। तो ब्रिक्स को वो मान रहे थे कि हमारा प्रतिस्पर्धी है, और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का एक बहुत पुराना सदस्य है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इतिहास की सारी बातों को लेके उन्होंने सिरिल रामाफोसा के सामने रखा। वीडियो ही नहीं चलाए, उनको बार बार फोटो भी दिखा रहे थे। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हम तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त अब सामने आ चुकी हैं। राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो मंदिर पहुंचे हैं, करणी माता मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन करते हुए नजर आए हैं। आइए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करणी माता मंदिर जब वो पहुंचे, आपको बता दें करणी माता मंदिर की एक अलग ही कहानी और बात कही जाती है वहां की। दरअसल बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 20 से 25 हजार से ज्यादा चूहे हैं, और यहाँ पर सफेद चूहों का दर्शन भी काफी शुभ माना जाता है। और इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। करणी मां के ज्योतिर्लिंग होने के बाद 650 वर्षों से ज्यादा वर्षों से इस मंदिर और गुफा में निर्बाध पूजा आराधना की जा रही है। और विश्व का दरअसल ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता ये भी है कि अगर कोई देपावत चारण अगर मरता है तो वो करणी माता के मंदिर में ही चूहा बनकर पैदा भी होता है। ये बात यहाँ की कही जाती है। और देपावत करणी माता के पारिवारिक सदस्य हैं, और इस लिहाज से मंदिर परिसर में हजारों चूहे हैं, यहाँ पे सफेद चूहे भी हैं। और जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनका ये भी मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफेद चूहा दिखाई देता है तो मनवांछित कामना जो है उनकी पूरी हो जाती है। तो सुबह सुबह मंगला आरती यहाँ पर होती है, और संध्या आरती के समय चूहों का जो जुलूस है वो भी इस दौरान देखने लायक होता है यहाँ पे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। पूरा जो मंदिर का प्रांगण है वहां पर 20 से 25 हजार से ज्यादा चूहे रहते हैं, और इतने सारे चूहे होने के बावजूद वो किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पर अगर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको श्रद्धालु जो भी पहुंचते हैं उनको पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर रखना पड़ता है, क्योंकि चूहे इतने ज्यादा हैं वहां पे। हालांकि वो चूहे किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो करणी मां की मूर्ति के सामने की